हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैग्नेटिक फोर्स की और उसके थोड़ी सी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की कि कैसे मैग्नेटिक वर्ड की डिस्कवरी हुई। तो आज हम इस लेक्चर को अपने लास्ट टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था मैग्नेटिक फोर्स को। मैग्नेटिक फोर्स में आपने देखा कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल, आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर एंटर करता है, सपोज ये आपका कोई प्लस क्यू चार्ज है, then the magnetic force will be in this direction along z axis. Suppose this is F. तो हमने इसका जो एक रिलेशन फाइंड आउट किया था एक्सपेरिमेंटली, वो आपको मिला था F इक्वल्स टू, देखिए ज़रा क्लियरली यहाँ पर, Q V क्रॉस आपको मिला था B। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, ये हमने प्रैक्टिकली वेरीफाई किया कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना? तो प्रैक्टिकली वेरीफाई था। तो अब हमें क्या करना है कि हम जनरल रूल्स को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, जिनकी हेल्प से हम इजीली किसी भी कंडीशन में आपके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जनरली यहाँ पर आपके 3 लॉज हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन से रिलेटेड, बट यदि एग्जाम्स में वे लॉज पूछे जाते हैं तो आपको उन्हीं की टर्म्स में आपको डिफाइन करना होगा। बट आपके पास एक अल्टरनेट वे भी है जो इनका बेस है इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का। तो आपने 11th क्लास में जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया था या स्टडी की थी वो टर्म्स आपने, तो वहाँ पर आपको पता चला होगा इन द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स। तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो आपके क्रॉस प्रोडक्ट होती है 2 वेक्टर्स की, उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर्स, और उसकी डायरेक्शन हम आपकी राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग भी डिफाइंड आउट करते हैं। तो आप उस रूल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है। बट यहाँ पर साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग लॉज रिप्रेजेंट किए, तो हम उन लॉज को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट आपको एक पर्टिकुलर लॉ को ही कंसीडर करना है जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एक्टिंग ऑन ए मूविंग charge particle in an external यूनिफॉर्म तो चाहे ना भी लीजिए आप, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Okay, there are 3 laws by the help of which we can find out
the direction of magnetic force acting on the charge particle in external magnetic field, in which first law is nothing but right hand screw rule. Right hand screw rule. ओके, लॉज छोड़कर यहाँ पर रूल्स कर लीजिए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा आपका. देर आर 3 रूल्स by the help of which we can find out the direction of magnetic force acting on the moving charge particle in external magnetic field, in which first rule is right hand screw rule. You can apply this rule to determine the direction of the magnetic force acting on the moving charge particle in an external magnetic field by what is this? C. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आपकी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट को आपने कैसे मेंशन किया, यहाँ पर V इधर है, Q B इधर है और F इधर है. अब आपको एक ऐसा रूल फॉर्म करना है जिससे कि आप इजीली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में इस फोर्स की डायरेक्शन क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके. तो देखिए मैक्सवेल ने एक रूल दिया जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक स्क्रू है. क्या है, एक स्क्रू है. तो आप देखिए स्क्रू की ये आपकी टिप होगी, स्क्रू की आपकी टिप है. तो आपको क्या करना है कि आपको इसको ऐसे टर्न करना है कि ये जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है इसे आपको मैग्नेटिक फील्ड वाले वेक्टर की तरफ क्या करना है, टर्न करना है. क्या करना है, टर्न करना है. तो तब उसकी जो आपकी टिप है स्क्रू की, तो उसकी जो आगे बढ़ने की जो डायरेक्शन होगी वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है ना? So according to this rule, ये किसने दिया था आपको, मैक्सवेल ने. क्लियर है ना? अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी curl a screw by the help of किसकी हेल्प से घुमाते हैं, पेंचकस की हेल्प से. ठीक है ना? इफ वी कर्ल ए स्क्रू बाय राइट हैंड in such a way that it curls from vector v to b, then the
then the direction of the screw, then the direction of the screw going forward is the represents the direction of the magnetic force acting on a positive charge in the external magnetic field। ठीक है ना। तो देखिए कैसे, सपोज करिए कि आपका चार्ज इस प्लेन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो आपको पेंचकस को ऐसे पकड़ना है राइट हैंड में, और आपको इस तरीके से टर्न करना है कि इसका जो टर्न है वो आपका पहले वेक्टर से किसकी ओर हो, दूसरी वेक्टर को। देखिए ऐसे हुआ ना। तो देखिए इसकी जो डायरेक्शन है आपकी आगे बढ़ने की डायरेक्शन कैसे होगी, ये वाली। ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये वेलोसिटी वाले से आपको ऐसे मूव करना है। तो आपको ये आपने कैसे मूव किया, आपने इसे ऐसे मूव कराया ना, तो आपको ऐसे ही से मूव कराना है, इधर से इधर कोई। यदि ये वेलोसिटी इधर होती है और मैग्नेटिक फील्ड इसे इधर होता, तो आपको इसे ऐसे मूव कराना था, ऐसे। तो ये फिर आगे ना जाकर कहाँ जाता, नीचे की ओर। तो फिर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है आपकी, नीचे की ओर। तो याद रखिए, थोड़ा सा आपका ये रूल ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं तो इसे कभी भी बच्चों को सजेस्ट नहीं करता हूँ यूज़ करने के लिए। तो मैं तो हार्ड एंड फास्ट एक ही रूल होगा मेरा लास्ट तक, और सभी केसेस में मैं उसी रूल्स को फॉलो करूँगा जो टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को क्या करता है, फाइंड आउट करता है, राइट हैंड पाल्म रूल। ठीक है ना। अदरवाइज मैं यहाँ पर सभी आपको क्या कराऊंगा, आल्दो सभी रूल्स आपको मैं यहाँ पर राइट डाउन कराऊंगा, जिससे कि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है ना। अब आगे चलिए, सेकंड रूल की यदि बात करें हम, तो सेकंड रूल आपका क्या है, राइट हैंड पाल्म रूल। सिंपली से राइट हैंड रूल बोल दिया जाता है, बट ऐसे ही बोलिए, हाँ राइट हैंड रूल ही बोल दीजिए, राइट हैंड रूल। ओके। अब इसकी बात यदि हम बात करें, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि आपने राइट हैंड को ऐसे स्प्रेड करें, यदि आपने राइट हैंड को ऐसे स्प्रेड करें, ऐसे स्प्रेड करें और फिंगर्स को आप ऐसे कर्ल करें कि उनकी जो डायरेक्शन है, ये जो चार्ज आपका है, इसकी वेलोसिटी जो होगी, डायरेक्शन होगी, वो किसकी ओर को जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए। देखिए क्या करना है आपको क्या करना है कि अपने राइट हैंड पाल्म को ऐसे स्प्रेड करना है,
आपने राइट हैंड को क्या करना है, आपको ऐसे स्प्रेड करना है और फिंगर्स को आपको वी से बी की ओर क्या करना है, ऐसे कर्ल करना है। वी से बी की ओर आपको क्या करना है, ऐसे कर्ल करना है। तो कर्ल करने के बाद जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी वो किसे शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देखिए कई सारे रूल बनाए गए हैं बट मेरा एक ही रूल है लास्ट तक का, मैं उसे यूज़ करूँगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी spread our hand, if we spread our right hand in such a way that ये कैसे करना है आपको, जो आपकी पाल्म है वो क्या होगी, ऑलवेज इन वेक्टर्स के क्या होगी, परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। इन सच ए वे दैट द पाल्म ऑफ राइट हैंड is normal to the vector v and b. Then if we curl the fingers from vector v to vector b, then the direction of thumb will represent the direction of magnetic force acting on the moving positive charge in external magnetic field like this। यहाँ पर देखिए, आपको माइंड में सेट करना है, कुछ नहीं करना है, आपको अपने राइट हैंड को ऐसे करना है, स्प्रेड करिए, इन्हें सच वे करना है कि आपकी जो पाल्म है वो वी और बी पे आपकी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। ये आप देखिए वी आपका बी ऐसे है, वी ऐसे है, ये पाल्म आपकी परपेंडिकुलर हो गई। आपको करना क्या है, अब करना क्या है कि आपको फिंगर्स को किसके ओर टुवर्ड्स करना है, वी के टुवर्ड्स। अब वी से आपको क्या करना है, कर्ल करना है टुवर्ड्स बी। अब यदि आप इसे टुवर्ड्स वी करेंगे तो जो आप कर्ल करने पर जो थंब की डायरेक्शन होगी वो किसे शो करेगी, मैग्नेटिक फोर्स को। हमने यहाँ पर क्या लिखा, इफ़ वी स्प्रेड आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट द पाल्म ऑफ राइट हैंड इज नॉर्मल टू द वेक्टर वी एंड बी बोथ, है ना। देन इफ वी कर्ल द फिंगर्स, देखिए इफ वी कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम वी टू बी, देन द डायरेक्शन ऑफ द thumb will represent the direction of the magnetic force acting on the moving positive charge. And you know very well that the direction of the moving positive charge represent the direction of the electric current. So these rules also valid for the electric currents. Okay, now
After that, these are two rules. After that, we will discuss the third rule, which is nothing but flaming left hand rule. Flaming left hand rule. There is also another rule. In that case, if we spread your right hand in such a way that thumb represent the direction of first vector and V, that is V, and finger represent the direction of magnetic field B, okay, then the direction of the normal to the palm in outward direction will represent the direction of magnetic force. Okay, it will also, this rule is also known as right hand rule. Right hand rule, also known as right hand thumb rule. Right hand thumb rule. You can also known as right hand thumb rule. Okay. Now last is third. What is this? Fleming's. What is this? Fleming left hand rule. See this. In that case, we use the left hand. According to this, if we spread your left hand in such a way, the thumb and near two fingers are mutually perpendicular to each other, then if sat there the left hand like this, okay, in such a way, then if the forefinger represent the direction of magnetic field and middle finger represent the direction of the motion of the positive charge, then the direction of the magnetic force will be represented by the thumb. Okay, according to this rule, according to this rule, if we spread our left hand in such a way that the thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other, then if the forefinger, देखिए इसी डायग्राम को देखकर सभी रूल्स बनाए गए हैं आपके. इफ द forefinger represents the direction of magnetic field B and middle finger represents the direction of the motion of direction of the velocity of the positive charge
that is vector v, then the thumb will represent the direction of magnetic force acting on magnetic force moving positive charge in external magnetic फील्ड। क्लियर ना? देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये तीनों लॉ बताए, तीनों के तीनों रूल्स आपको डिस्कस करा दिए। बट जिस रूल को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, या फिर मैं कहीं पर भी ऐसा कोई टॉपिक मिलता है जहाँ पर टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हो, जैसे बायो-सेवर्ट लॉ हो या मैग्नेटिक फोर्स हो या करंट कैरिंग वायर हो, जिस पर आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, या इंड्यूस करंट की बात हो जैसा कि आप करेंगे, तो इन सभी रूल्स सभी जगह जब आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी होगी या एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो, तो इन सभी केसेस में आपको चैप्टर्स में अलग अलग रूल्स मिलेंगे। बट मैं एक पर्टिकुलर स्पेशल रूल को फॉलो करूंगा और वह रूल आपका क्या होगा आप यहाँ पर देखिए, तो आप भी उसी रूल को फॉलो करिए और सभी इजीली उस रूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉट प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो देखिए स्पेशल रूल क्या होगा आपका। चलिए स्पेशल रूल क्या आपका हो, देखिए उसका नाम क्या है, राइट हैंड पाल्म रूल। क्लियर है ना? राइट हैंड पाल्म रूल। देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपनी जो राइट हैंड है उसे इस तरीके से क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे इन सच ए वे दैट द थंब रिप्रेजेंट द फर्स्ट वेक्टर दैट इज v and finger represent the direction of the magnetic field that is second vector, then the direction of the normal drawn to the palm in outward direction will represent the direction of the magnetic force. ओके देखिए जो भी आपका पहला वेक्टर है, जैसे v क्रॉस v है, पहले वेक्टर को आप थंब से, सेकंड वेक्टर को आप फिंगर से शो करेंगे, तब आपकी जो पाल्म होगी वो आपकी उस क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाले दैट इज फोर्स की डायरेक्शन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे यहाँ पर हम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू this rule, if we spread or right hand in such a way that the thumb represents the direction of the velocity of the velocity of the velocity of the positive charge।
moving positive charge and the fingers represent the direction of magnetic field, then the normal drawn to the palm in outward direction will represent the direction of मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है ना? तो इसी रूल को मैं हर जगह फॉलो करूँगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स की आपको यदि डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आपको मोशन जो कंसिडर करनी होगी वो पॉजिटिव चार्ज ही करनी होगी। सपोज करिए आपको यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज मिलता है, तो निगेटिव चार्ज के केस में जो पॉजिटिव चार्ज की जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी टू द निगेटिव चार्ज। तो यदि आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज, तो उस केस में आप निगेटिव चार्ज, उस केस में आपने आपकी जो पॉजिटिव चार्ज की निगेटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन है आपको थंब उसके जस्ट अपोजिट में रखना होगा। दैट मीन्स ऑलवेज हम इस रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज पर एक्टिंग फोर्स या इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर जो होगा आपका उस पर एक्टिंग फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, और जो निगेटिव चार्ज होगा उस पर जो फोर्स होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्योंकि आप जब फॉर्मूले में क्यू की जगह माइनस क्यू रखेंगे तो आपकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो निगेटिव साइन से आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है ना? तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको टॉपिक क्लियर हुए होंगे। ये तो आपका जो हुआ ये प्योर मैग्नेटिक फोर्स था। अब हम एक ऐसी कंडीशन की बात करेंगे जिसमें आपके मैग्नेटिक फोर्स का यदि बात की जाए तो वो तो आपका अप्लाई होगा किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। सपोज करिए कि अब क्या होता है कि आपका एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल एक ऐसे फील्ड से पास होता है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंस है और उसके साथ साथ वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि यदि आपका कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर आल्सो एक फोर्स अप्लाई करता है। और सिमिलरली यदि कोई आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो यदि मैग्नेटिक फील्ड में वो रेस्ट में है तो V आपका जीरो होगा। जब जीरो होगा तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूले में आपको जीरो वैल्यू मिलेगी। बट यदि आपका ऐसा होता है कि चार्ज जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मोशन करता है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उस कंडीशन में उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा। दैट मीन्स इस कंडीशन में एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पर यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ सुपर इम्पोज किए जाए, ठीक है, उस कंडीशन पे आपके चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा। दैट मीन्स इस केस में आपका जो रिजल्टेंट नेट फोर्स होगा विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स, एंड द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल इज नोन एज द लोरेंज फोर्स। ओके, सो अब हम बात करेंगे लोरेंज फोर्स की, जो एक जनरल केस है आपका फोर्सेस का। और ये आप ये भी मान सकते हैं कि ये आपका पहली एंट्री है जब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और मैग्नेटोस्टैटिक्स को एक साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे इन ए सिंगल रिलेशन। ठीक है, ओके। सो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ज़रा कनेक्ट करने की बात करते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा।
क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका लॉरेंज फोर्स। जी लॉरेंज फोर्स। When a charged particle moves in such a field in which the electric and magnetic field both are exist, then in that case moving charge particle experiences both electric and magnetic force. Then the resultant force acting on the charge particle is known as Lorentz force or electromagnetic force. Okay, electromagnetic force. Okay, so electromagnetic force और लॉरेंज फोर्स। सो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूँ थोड़ा सा, एक छोटा सा पॉइंट। अभी तक हमने जो पहले जो 2 यूनिट्स में काम किया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच पर काम किया था फिजिक्स की, और फिर हम इलेक्ट्रिक पर गए और बाद में मैग्नेटिक
मैग्नेट्स को हमने स्टडी किया तो मैग्नेट की जो शुरू की आपकी हिस्ट्रिकल थी, जो शुरू की रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो आपकी इलेक्ट्रिक है और जो आपकी मैग्नेट है, मैग्नेटिक ब्रांच है फिजिक्स की, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट। बट आफ्टर ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, करंट की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप है, अभी इसमें एक बहुत बड़ी चेंजिंग आनी है, जब मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। बट यहाँ पे हमने 2 टाइप्स के फोर्सेस को क्या किया, जनरलाइज कर दिया। यहाँ तक क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों को क्या कर दिया, एक साथ जनरलाइज कर दिया, तो जिसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू, ठीक है ना, सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस magnetic force, and you know very well about that the electric force is nothing but q into vector E plus magnetic force is nothing but q into vector V cross vector V. Okay, so you can take q common, vector E plus V cross V. Remember this, remember that this formula is true only in SI unit system. Okay, so after that we will discuss very important point, which is nothing but you can use by the this formula to filter unwanted charge particles, unwanted charge particles in many phenomena. सपोज कीजिए कि आपको क्या करना है कि कोई टारगेट है, उस पर कुछ आपको आयन्स या चार्ज पार्टिकल्स क्या करने हैं, उस पर इस इंसिडेंट करने हैं, कोलाइड करने हैं, और उनकी आपको एक सेलेक्टेड वेलोसिटी चाहिए, एक सेलेक्टेड एनर्जी चाहिए। तो एक सेलेक्टेड वेलोसिटीज़ के चार्ज पार्टिकल को फिल्टर करना और बाकी सबको स्टॉप करने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे कि अनवांटेड आपके चार्ज पार्टिकल्स रुक जाए और जो सेलेक्टेड वेलोसिटी के आपको चार्ज पार्टिकल चाहिए मैं आपको मिल जाए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इस कंसेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक सेलेक्टेड वेलोसिटी के जो चार्ज पार्टिकल आपको चाहिए, एक सेलेक्टेड वेलोसिटी के यदि चार्ज पार्टिकल आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, v की वैल्यू आप फिक्स कर दिए, और v की वैल्यू फिक्स करने के बाद b और e को ऐसे सेट कीजिए कि जिससे कि ये रिजल्टेंट वैल्यू आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। जैसे ये रिजल्टेंट वैल्यू आपको 0 मिलेगी तो तुरंत आपका क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जैसे ही आप 0 मिलेगा तो आपको जिस वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल चाहिए थे वे आपके सीधे निकल जाएंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बट जो अनदर चार्ज पार्टिकल्स होंगे, अनदर वेलोसिटीज़ के होंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण का पाथ कुछ अलग होगा बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या, कैसे, पार्टिकल्स को क्या करने में, अलग करने में। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है इसे, इस वेलोसिटी v को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी सेलेक्टर, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। क्लियर है ना। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पर इस कंडीशन को अप्लाई, जिससे कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या है। सपोज कीजिए सेलेक्टर और फिल्टर, देखिए कैसे करेंगे। सपोज़ कीजिए कुछ इस तरीके से हम एक डायग्राम बनाते हैं, और ये सपोज़ कीजिए कि आपका कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, और इस डायरेक्शन में ये मूव करता है विद वेलोसिटी v, और ये थीटा एंगल है, ये डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे
कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि कंडीशन आपके सूटेबल हो जाए। कैसे? देखिए, इस वैल्यू को आपको 0 करना है। क्या करना है? 0। तो 0 तभी होगी जब इसकी और इसकी डायरेक्शन जस्ट क्या हो? अपोजिट। तो एक काम करिए, इसे ज़रा यहाँ से हटाइए, क्योंकि जो चार्ज की डायरेक्शन होगी वही आपकी क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। सपोज़ कीजिए कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड B है और इस डायरेक्शन में आपका ये मूव करता है, तो जो आपकी वेलोसिटी होगी इन दैट केस वो आपका हो जाएगा V। ये सपोज़ करिए X, ये आपकी Y और ये आपकी Z, तो ये VI हो जाएगा। और Y एक्सिस के लॉन्ग आपका जो B है वो आपका हो जाएगा BJ। तो V क्रॉस भी आप यहाँ से निकालिए, ये आपको मिलेगा V इंटू B बट I क्रॉस J, और ये आपका होता है VB दैट इज़ K कैप। तो यदि आप कुछ ऐसा करें कि ये इतनी ही डायरेक्शन में अपोजिट काम करें, तो इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स काम कर गया, तो इसके जस्ट अपोजिट हम क्या करेंगे? के डायरेक्शन में आया ना, तो के डायरेक्शन में आपको चाहिए, तो इसके जस्ट आप क्या करिए, इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएंगे आप, तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी इधर ही होगा। क्लियर है ना? तो मैग्नेटिक फोर्स भी आपका इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? तो फॉर वेलोसिटी सिलेक्टर क्या करेंगे हम? एफ ही आप देख लीजिए, पहले एफ एम निकाल लीजिए। एफ एम विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी के कैप एंड एफ ई विल बी इक्वल्स टू आपका Q इंटू ई, और ये आपका हो जाएगा के कैप माइनस के। तो निगेटिव आया ना, इस रिजल्टेंट 0 हो सकता है। इफ वी टेक E and B, if we take हाँ जी, बुला रहा है। If we take E and B in such a way, that FE F net 0, then what is this? अप्लाई करिए, एफ एम प्लस एफ ई विल बी इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। कैसे करेंगे वैल्यू पुट? तो यहाँ पर मिलेगा क्यू वी बी के कैप माइनस क्यू ई के कैप इक्वल्स टू 0। तो के तो आपका 0 नहीं हो सकता, बट क्यू वी बी विल बी इक्वल्स टू क्यू ई implies that V will be E by B. Okay, so if you take E and B in such a way, then the charge particle of this velocity will be passed without any deflection. So this condition we have as a filter. ये क्या करेगा? केवल इसी वेलोसिटी को विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास करेगा, अदरवाइज सभी चार्ज पार्टिकल्स को ये इसके पास से क्या कर देगा? डिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर है ना? अब देखिए कैसे। सपोज करिए कि ये आपका एक तरीके से वो आपका हो गया चार्ज पार्टिकल। आप कैसे आए?
तो ये आपका V इक्वल्स टू E बाय कंडीशन वाला चार्ज पार्टिकल आया, और ये आपका विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा सीधा, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सिंस एफ कितना है आपका इसका 0, बट यदि V क्या है आपका डज नॉट इक्वल टू E बाय V, देन दिस विल बी डिफ्लेक्ट लाइक दैट। तो आपको जो टारगेट मिलेंगे, टारगेट पर मिलेगा वो इसी वेलोसिटी का आपका क्या मिलेगा, चार्ज पार्टिकल मिलेगा। दैट मीन इसी डिफाइंड एनर्जी का आपको क्या मिलेगा, चार्ज पार्टिकल मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे ऐसी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं जिन कंडीशंस में आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी का ही चार्ज पार्टिकल चाहता है। इसलिए इसे यहाँ पर हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस। और इसी कंसेप्ट को आपके E बाय M का जो आपका रेशो होता है, जे थॉमसन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जे थॉमसन ने यूज़ किया था। सो वी कैन राइट हियर दिस कंसेप्ट इज यूज्ड बाय जे थॉमसन in your famous experiment. To determine E by M value. Okay, so remember this point also. सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, पूरी कोशिश की गई है आपको एक्सप्लेन करने की। देखिए अब हमें करना क्या है कि अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थिंग पर, जिसके लिए हमने मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन किया। अब आप इस कंडीशन में हैं कि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला और मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो मैथमेटिकली क्या करेंगे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आल्सो द यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड we will try to calculate in next lecture. Okay, so the video to clear your concepts. Okay, thank you for watching this video.